साहित्य निधि में सुनिए प्रेमचंद जी की परंपरा को निभाते हुए उनके बाद हुए सुप्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खान शानी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी युद्ध। पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे। हवा भारी थी, लोग डरे हुए और सचमुच नीम संजीदा। आकाश झुककर छोटा सा हो गया था, रंगहीन, मटमैला तथा डरावना। क्षणों की लंबाई कई गुना बढ़ गई थी। आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लदा दिन वक्त से पहले निकलता और शाम के बहुत पहले यकबयक डूब जाता था। फिर शाम होते ही रात गहरी हो जाती थी और लोग अपने घरों में पास पास बैठकर भी घंटों चुप लगाए रहते थे। सुना वसीम रिजवी से चार्ज ले लिया गया है। दफ्तर पहुंचते ही शंकर दत्त को एक दिन इसी तरह हतप्रभ रह जाना पड़ा था। यानी क्या वो नौकरी से? नहीं, नौकरी पर तो है, रिजवी से वो काम छीन लिया गया है जो बरसों से करता आ रहा था। डायरेक्टर ने कहा है कि हालात को देखते हुए ऐसा बड़ा काम रिजवी पर छोड़ना ठीक नहीं, सारे देश का मामला है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शंकर दत्त को हंसी आ गई थी। एक तो निहायत बेमानी और सड़ा महकमा, उस पर वो 2 कौड़ी का काम जो रिजवी करता आ रहा था। अगर विभाग के प्रमुख होने के नाते डायरेक्टर भी चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। फिर रिजवी तो एक मामूली कर्मचारी था। दफ्तर में मुसलमानों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी और उस पर भी नोटिस लिए जाने वाले 3 थे। युद्ध छिड़ते ही शहर के मुसलमानों में जो आतंक और भय था, उसका आभास दफ्तरों में पा लेना सबसे आसान था। 2-1 दिन हर क्षण ये लगता रहता था कि अब कोई दंगा छिड़ा, अब कोई फसाद हुआ। दरअसल आम मुसलमान झाड़ियों में दुबके खरगोश की तरह अजीब सकते के आलम में डरा हुआ और चौकस हो गया था। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीमी आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ सुनते और जब भी 2 या 4 आपस में मिलते खरगोश के अंदाज में बात करते। इसी बीच एक घटना हुई। सकते के दौरान ही एक रात शहर के संभ्रांत मुसलमानों की एक आम सभा हुई और दूसरे दिन शहर के बीचों बीच एक इमारत पर हिंदी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लटका हुआ था, राष्ट्रीय मुस्लिम संघ। शहर के नामी गिरामी आदमी हामिद अली, जो 2 बार हज करके लौटे थे, इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। हामिद अली के हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ दिलाई जाने वाली कई बड़ी बड़ी अपीलें निकाली गई थीं और इन अपीलों को प्रेस तथा अखबारों तक पहुंचाने का काम कुरैशी ने ही किया था। क्यों दोस्तों, लाहौर और कितना रह गया? युद्ध के बीच के दिनों में लगातार 2 दिनों तक जैसे इसी प्रश्न से दफ्तर खुलने लगा था। टैंकों का नाश हो या आदमियों का, बड़ी अजीब अजीब और उत्साहवर्धक अफवाहें फैली हुई थीं। इनमें सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को गाजर मूली की तरह काटती अपनी फ़ौज लगातार आगे बढ़ती जा रही है और लाहौर पर अब बस कब्जा हुआ ही चाहता है। क्यों साहब, बहादुरों की किसी फ़ौज को 10-12 मील का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है? उस दिन ये सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। दफ्तर अभी अभी खुला था, रिजवी भी आ चुका था और रोज़ की तरह चुपचाप बैठा वो कोई अखबार पलट रहा था। कुरैशी ने ये सवाल हालांकि पूरे दफ्तर से किया था, लेकिन पहले उसने रिजवी की ओर छिछलती और मानी खेज नज़रों से देख लिया था। 10 घंटे भी लग सकते हैं, 10 दिन भी और 10 साल भी। अम्मा, 10 मिनट कहिए, 10 मिनट। दफ्तर में अपनी कायरता के लिए प्रसिद्ध एक साहब ने ऐसे जोश में कहा जैसे वो क्लर्क नहीं, फौज के कप्तान हों। यार, लाहौर आ जाए, बगल की मेज़ से आवाज़ आई। हम तो वहीं चलकर बसने की सोच रहे हैं। सुना है कि शहर साला बेहद खूबसूरत है। हाँ है तो, लेकिन वहाँ करोगे क्या? क्यों, कुछ भी किया जा सकता है। अखबार है, प्रेस है। क्यों सर, वहाँ चलकर हिंदी का प्रेस डाल लूँ, कैसा रहेगा? तो भाई मैं होटल खोलूँगा, एक दूसरे साहब ने पुलकित स्वर में कहा। पानी बेचो और पैसा सूंटो, साली होटल में बड़ी आमदनी है और कुछ नहीं तो इस गुलामी से तो पिंड छूटे। कल मैं 13 रुपये 15 पैसे का मनी ऑर्डर करने जा रहा हूँ। सहसा दफ्तर के बीचों बीच और रिजवी के सामने घोषणा हुई। किसके नाम जानते हो? प्रेसिडेंट अयूब के नाम। बेचारा बड़ा गरीब आदमी है, पार्टीशन होते ही हमारे 13 रुपये 15 आने लेकर भाग गया था। यकीन ना हो
तो छिंदवाड़ा मिलिट्री कैंटीन का पुराना खाता देख लो। उसी समय रिजवी, जो अब तक सारी बातों को अनसुनी करता मेज पर गर्दन झुकाए बैठा था, सहसा उठा और बिना किसी को देखे हुए चुपचाप गेट से बाहर निकल गया। एक क्षण को तो सब चुप हो गए थे, लेकिन दूसरे क्षण कुरैशी ने सबकी ओर देखकर आंख मारी थी और लोगों ने एक दूसरे को कोहनियों से ठेला था। देख लिया दत्ती जी, किसी ने सीधे शंकर दत्त पर हमला किया। ये अचानक क्या हो गया? क्या मिर्च लग गई? शंकर दत्त हमलावर का मुंह ताकते ही रह गए थे कि कुरैशी ने तपाक से कहा, अजी दत्त जी बेचारे क्या कहेंगे? अभी परसों जब मैं राष्ट्रीय मुस्लिम संघ की अपील लेकर गया था तो हजरत कहने लगे, काहे की अपील और क्यों? पट्टे ने दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। कहने लगा, मैं क्या बेईमान हूँ जो ईमानदारी का सबूत पेश करता फिरूँ? बत्ती बुझाओ, बत्ती बुझाओ। दूर से अभी स्वयं सेवकों की आवाज़ें आ रही थीं, किसी सूनी पहाड़ी से टकराकर लौटी और मुंह चिढ़ाती सी। बाहर अंधेरा और हैबतनाक खामोशी थी, जैसे समूचे शहर को किसी ने ठंडे और अंधेरे गार में उतार दिया हो। रह रह कर लड़ाकू हवाई जहाज़ों की आवाज़ सहसा आकाश के किसी कोने में जन्मती, फिर वो शैतानी जबान की तरह लपलपाती हुई मानो प्रत्येक घर की छत मुंडेरों को चाटती हुई कहीं दूर निकल जाती। फिर वही हैबतनाक खामोश और बेपनाह धड़कता हुआ अंधेरा, जिसमें देर तक यूँ लगता रहता था जैसे वो आवाज़ गई नहीं, अपनी छत पर रुकी है। अब तो शहरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियंस पर। शंकर दत्त ने सांस भरकर कहा, जैसे अपने आप से बात कर रहे हों। फिर रिजवी की ओर देखने लगे। वो दोनों घुटने उठाए गुड़ी मुड़ी सा बैठा था। कमरे में एक मरियल मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी, जिसे खिड़की दरवाजे बंद करके या पर्दों को खींचकर रोका गया था। रोशनदान तक के शीशों पर कागज़ चिपकाकर उन्हें अंधा किया गया था। तुमने आज का अखबार देखा? शंकर दत्त को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। सिविलियंस अस्पताल पर बमबारी और बेगुनाह मरीजों के बीमार जिस्मों के परखच्चे उड़ जाना। हरे राम, क्या इस क्रूरता के लिए हमें ईश्वर कभी क्षमा कर सकता है? मुझे तो लगता है। उसी समय मोमबत्ती की लौ काँप कर टेढ़ी हो गई थी। लगा था कमरे के नीम उजाले फर्श को पलटती हुई अंधेरे की कोई लहर आई हो। रिजवी ने घुटने पर से सिर उठाया। उसके होंठ भी खुले, लेकिन वो बोला नहीं। उसने केवल सिर हिला दिया। उठकर शंकर दत्त पास गए और मनाने वाले स्वर में अपनेपन से बोले, अम्मा भूलो भी उसे। किसे? वही सब। किसे भूलूं दत्त जी? क्या वही सब दोहरा कर मैं फिर से तुम्हारा मन खराब करूं? शंकर दत्त ने अत्यंत स्नेहपूर्वक रिजवी के कंधे पर हाथ रख दिया। वसीम, मैं बराबर यही कहता रहूँगा कि नाइंसाफ़ियों को लेकर मातम करना आज ऐसा ही है जैसे आदमी की मौत पर सिर पटकना। क्या तुम समझते हो कि अपने बच्चों जैसी जिद से लड़कर तुम ऐसी दुनिया से जीत जाओगे जो युद्ध से कहीं ज़्यादा क्रूर है? बत्ती बुझाओ। दूसरे ब्लॉक में से आवाज़ आई थी, लेकिन लगा जैसे वे फिर क्वार्टर के सामने आ गए हों। शंकर दत्त ने उठकर पर्दों को एहतियातन और ठीक कर दिया। जरा सी बात का हंगामा हो गया था। पिछले कई दिनों से शहर में ब्लैकआउट चल रहा था। शहर कैंटोनमेंट एरिया में नहीं आता था तो भी खतरा बना हुआ था, चाहे नागरिकता के फ़र्ज़ के नाते हो या प्राणों के डर से। लोग बेहद चौकस और समझदार हो गए थे। ब्लैकआउट बनाए रखने के लिए हर मोहल्ले में स्वयं सेवकों के जत्थे तैयार थे। रोज़ की तरह आवाज़ लगाते हुए आज भी स्वयं सेवकों के जत्थे आए थे, लेकिन एक जत्था इस ब्लॉक में पहुंचकर आगे नहीं बढ़ा। एन रिजवी के क्वार्टर के सामने आकर रुक गया था। शायद किसी खिड़की का पर्दा जरा सा सरक गया था और रोशनी की शहतीर क्वार्टर से कूदकर सामने की सड़क पर पड़ रही थी। बत्ती बुझाओ, किसी ने डपट कर आवाज़ लगाई थी। रिजवी घर पर मौजूद था। उसने झाँक कर भी नहीं देखा था, लेकिन कोई असर लिए बिना वो चुपचाप बैठा पड़ता रहा। क्यों साहब, बहरे हैं? दो नौजवानों ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से कुंडी खटखटाई। क्या बात है? कुछ क्रोध और कुछ कैफियत तलफ करने के अंदाज में रिजवी बाहर निकल आया और बात शायद यहीं से बिगड़ गई थी। अपना फ़र्ज़ मैं खूब समझता हूँ, बत्ती बुझी हुई है, आखिर में रिजवी ने कहा था। अगर बत्ती बुझी हुई है तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? किसी ने जल कर प्रहार किया। क्या मेरी ससुराल से? वो मोमबत्ती है, मैंने पढ़ने के लिए जलाई है। क्या मोमबत्ती में रोशनी नहीं होती? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पर्दे ठीक किए देता हूँ।
फर्क पड़ता हो या नहीं, आप बत्ती बुझाइए, कहकर एक उत्साही युवक तीर की तरह दरवाजे की ओर बढ़ा और जिसे अतबीच में वहाँ अड़ा कर रिजवी ने रोक लिया था। वो बत्ती नहीं बुझेगी, बुझेगी, नहीं बुझेगी, बुझेगी। जिद बेकार है, रिजवी ने कहा। पहले सामने वाले क्वार्टर्स की मोमबत्तियाँ बुझाइए। उनकी उन पर छोड़िए, हम आपसे बातें कर रहे हैं। क्यों छोड़ दूँ? क्या उन पर हीरे मोती जड़े हैं? एक क्षण को वो नवयुवक हतप्रभ सा रह गया। फिर सहसा वो शेर की तरह यूँ गर्जा कि सारी कॉलोनी गूंज उठी। ये बत्ती जरूर बुझेगी। सन सकता पल भर का, जिसे तोड़ते हुए अंधेरे में से एक आवाज़ आई, मार डालो जासूस को। जासूस, जासूस। कई लम्हों तक रिजवी कांपता खड़ा रहा। फिर एकाएक अंधेरे में वो उस ओर लपका जिधर से आवाज़ आई थी। देर हो चुकी थी। तब तक शंकर दत्त वहाँ पहुँचे और बीच बचाव किया। काफ़ी देर हो चुकी थी। भाईजान, कोई 10 मिनट बाद जब वे दोनों भीतर आकर संयत हुए तो इसी रुंधी आवाज़ में शंकर दत्त चौंके थे। भीतरी दरवाजे की चौखट में ये बेगम रिजवी की आवाज़ थी, गले में फंसी फंसी और अवरुद्ध। भाईजान, हम पर एक एहसान कीजिए। इनसे कहिए कि मुझे और बच्चों को ज़रा जहर देकर सुला दें, फिर चाहे ये दुनिया से जूझते फिरें। हम हमारा खुदा है। आगे उनका स्वर यक बयक उमड़ने वाली रुलाई में फंसकर डूब गया था और शंकर दत्त को लगा था कि सहसा उनके टेटुए के आसपास कांटे से उगाए हैं। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, जहां बेगम रिजवी के दुपट्टे का पल्लू झांक रहा था, पर कुछ बोल नहीं पाए। रिजवी के दोनों बच्चे अप्पू और सबा पर्दे से लगे हुए और भयभीत खड़े थे। खासकर अप्पू जैसी खामोश, कातर और डरी हुई आंखों से अपने पिता की ओर देख रहा था, उससे शंकर दत्त सहम कर रह गए। यक बयक ख्याल आया था कि वे भी हिंदू हैं, इतने बरसों में इस घर में पहली बार। फिर जैसे ये भी पहली बार ध्यान आया कि रिजवी अब भी उस हुलिये में बैठा हुआ है, फटी हुई कमीज, नोचे हुए बिखरे बाल और निचले होठ पर चोट का लहू जमा निशान। अप्पू बेटे, सहमती आवाज़ में शंकर दत्त ने धीरे से पुकारा। बेटे, अंकल के पास आओ। अप्पू नहीं आया। एक बार उन्हीं आंखों से घूर कर वो पर्दे से और सट गया। पापा के लिए दूसरे कपड़े ले आओ बेटे, उन्होंने हतप्रभ होते हुए कहा था। थोड़ी देर में कपड़े आए। लेकर अप्पू ही आया था, लेकिन कपड़े रखकर बिना किसी से कुछ कहे वो लौट गया। शंकर दत्त हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो मछली की तरह हाथ से फिसलता चला गया था। बहुत हल्के शंकर दत्त को कहीं चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने फीकी हंसी हंसकर धीरे से कहा था, अप्पू हमसे नाराज़ है। पता नहीं रिजवी ने उनकी बात सुनी थी या नहीं। स्वयं शंकर दत्त उसे देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। क्या अप्पू सचमुच नाराज़ नहीं है? क्या लोग ठीक कहते हैं कि बच्चों की आंख में अच्छे या बुरे को सहसा भाप जाने की शक्ति होती है? लेकिन इतने बरसों में वे यक बयक बुरे कैसे हो गए और क्यों? कहीं ऐसा नहीं कि उन्हें लेकर घर पर इधर कोई बात हुई हो और बच्चे ने चुपचाप उसका असर ले लिया हो? एक बार ये भी मन में आया था, लेकिन अभी कल तक युद्ध का 11वां दिन चल रहा था, यही ब्लैकआउट और अंधेरा। लेकिन कल भी वे ऐसे ही लुढ़क आए थे जैसे ढलान की ओर राह खोजता जल। कोई अगर संतानहीन शंकर दत्त से ये पूछता कि अक्सर शामें इस घर में गुजारने के पीछे सचमुच कौन है, रिजवी या अप्पू, तो वो क्या जवाब दे सकते थे? और सचमुच कौन है, रिजवी की बरसों पुरानी दोस्ती या अप्पू की दहलीज पर से गले लिपट जाने वाली वो किलकारी, अपने अंकल आ गए, अपने अंकल आ गए। कमर में आग से फूटने वाले कांपते उजाले की तरह जरा सी रोशनी और बहुत सा अंधेरा था। रह रह कर तेज हवाई हमलों का उसी तरह ऐन छत पर ठहर जाना। बाहर शहर का शहर कब्र के पत्थर की तरह ठंडा और खामोश था। अपने अंकल, रोज़ की तरह अप्पू कल भी आ गया था, लेकिन आदत के मुताबिक ना तो उसने शंकर दत्त के गले में अपनी छोटी छोटी बाहों का गजरा डाला था और ना ही अपने अंकल। आपको पता है लड़ाई कब बंद होगी? शंकर दत्त बेतरह चौंक गए थे। क्यों बेटे, बताइए कब बंद होगी? लेकिन क्यों? अम्मी पूछ रही हैं, कहती हैं अंकल से पूछ कर आओ। शंकर दत्त ने भीतरी पर्दे की ओर देखा। कहीं बेगम रिजवी तो नहीं खड़ी हैं? नहीं थी। लेकिन सवाल अकेले अंकल से क्यों, पापा से क्यों नहीं? एक पल को उन्हें लगा था जैसे वो कटघरे की ओर ढकेले जा रहे हों। उसके छोटे से बदन को समेटते हुए उन्होंने धीरे से कहा,
पता नहीं बेटे। अप्पू कुछ और कहता कि दूर कहीं उसी आवाज़ ने जन्म लिया। फिर कुछ ही पलों में वो आवाज़ सारे आकाश और सन्नाटे को रौंदती हुई इतनी निष्ठुर और ख़तरनाक होकर पास आने लगी कि अप्पू ने कहा था, अंकल आपको डर नहीं लगता? लगता है बेटे। आपको भी? हाँ हमें भी। ये जहाज़ लड़ाकू था ना अंकल? शंकर दत्त ने सिर हिला दिया। ये बम गिराने जा रहा है। अप्पू अब अंदर चलो, बीच में रिजवी ने टोक दिया। लड़ाई में लड़ता कौन है अंकल? सैनिक लड़ते हैं बेटे। सैनिक कैसे होते हैं? जो फौज में होते हैं वे सैनिक कहलाते हैं। अच्छा समझ गए, जैसे हमारे पाकिस्तान वाले मामा सैनिक हैं, है ना? हाँ बेटे, वे भी लड़ रहे होंगे। बंदूक से? हाँ, बंदूकों से, हथगोलों से, टैंकों से। इन्हें फौज में भेजता कौन है अंकल? देश भेजता है बेटे। देश? देश कौन है बेटे? देश? शंकर दत्त को एक पल सोचना पड़ा था। देश वो है जिसमें लोग रहते हैं, जैसे हम तुम, हम ही देश हैं बेटे। लेकिन अंकल आप तो कह रहे थे कि आपको लड़ाई से डर लगता है, फिर इन्हें क्यों भेजा? अप्पू, रिजवी ने इस बार डांटने के स्वर में पुकारा था। अप्पू ने एक लम्हे को अपने पापा की ओर देखा था, फिर उनकी ओर मुड़कर बोला, अच्छा अंकल एक बात और, सैनिक डरते नहीं हैं? किससे? लड़ाई में, गोलीबारी से उनके लगती नहीं है? लगती है। सच्ची मुच्ची की? हाँ। फिर वे मर जाते हैं? मर जाते हैं। सच्ची मुच्ची? हाँ बेटे, सच्ची मुच्ची। अप्पू की छोटी सी पेशानी में बल पड़ा था और उसके छोटे छोटे होंठ आश्चर्य और चिंता से खुल गए थे। एक पल उन्हें अजीब सी आंखों से घूरने के बाद सहसा पूछा था, तो अंकल उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्या शंकर दत्त उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर रिजवी ने इस दफ़ा और भी सख्ती से डांट कर अप्पू को खामोश कर दिया होता तो वो क्या कहते? बहुत तंग करता है, अप्पू के चले जाने के बाद रिजवी ने धीरे से कहा। हाँ सचमुच तंग करता है, सांस भरकर शंकर दत्त बोले थे। वसीम, तुम्हें उस दिन की याद है? उस दिन की जब अप्पू ने तुमसे एक सवाल कर दिया था और जिसका तुम्हारे पास बिल्कुल जवाब नहीं था। वो बात आज भी मुझे तंग करती है। कोई छुट्टी का दिन था, यही बैठक, यही दोनों, यही देर तक चलने वाली खामोशी। बेगम रिजवी अंदर थी, अप्पू बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक जाने क्या हुआ कि खेल छोड़कर वो सीधे पापा के पास आ पहुंचा था और फिर गोली दागने जैसा उसका ही सवाल था, पापा हम हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों? बेतरह चौंकते हुए रिजवी ने उसे टालना चाहा था। बाहर खेलो बेटे, हमें बात करने दो। नहीं, पहले बताइए, अप्पू मचल गया था। हम हिंदू हैं कि मुसलमान? लेकिन क्यों? बताइए। अच्छा, मुसलमान। अल्लाह मियाँ कहाँ रहते हैं पापा? ऊपर आसमान में ना? हाँ। और भगवान? वे भी वहीं वहीं पे? कहते हुए अप्पू की आंखों में एक बहुत गहरा प्रश्न तैर रहा था। आगे सवाल न पूछे इसलिए रिजवी ने कहा, जाओ बाहर खेलो। पर अप्पू कोई अगला सवाल पूछने के लिए उतावला था और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए। रिजवी ने निगाह बचाने के लिए दालान की तरफ देखा। दालान में टंगे आईने पर बैठी एक गौरैया हमेशा की तरह अपनी परछाई पर चोंच मार रही थी। अभी आप सुन रहे थे गुलशेर खां शानी की लिखी हुई कहानी युद्ध।